नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं स्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। आज है 23 अक्टूबर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 अक्टूबर के आपके करंट अफेयर और स्टैटिक के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप वनडे कोई भी वनडे आप एग्जाम तैयार कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी जीडी तैयार कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, जो भी आपका वनडे एग्जाम है, टीचिंग पुलिस जो भी XYZ जो भी है, मतलब वनडे जहां पर एक दिवसीय जो परीक्षा है जिसमें करंट अफेयर्स आपकी पूछी जाती है, आप उसके लिए ये क्लास जरूर एक बार देख सकते हैं। अपने प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास आपके लिए होने वाली है। ठीक है ना। तो ये है आज का 23 अक्टूबर का आपका क्लास। बड़े ध्यान से चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और सभी बच्चे हैं जो इस जो क्लास के नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आप उसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप रिवाइज करते हैं तो अपने नोट्स ही आपके काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है। सॉरी। हाल ही में ओमेरा डोर्स ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रिसेंटली विच इंडियन एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड बाय ओमेरा डेट्स एज इट ब्रांड एम्बेसडर? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन या अक्षय कुमार? तो ध्यान रखेंगे ये ओमेरा डोर्स है, इसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, ये किसे नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया है किसे? अमिताभ बच्चन को। इसे अमिताभ बच्चन को इसने नियुक्त किया है। और मैं आपको बता दूं, ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। तो किसे नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपसे पूछ ले कि जो बंधन बैंक है, कौन सा? बंधन बैंक। आपको ध्यान रखना है, बंधन बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये किसे बनाया गया? तो सौरव गांगुली को। किसे? सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है, ये बंधन बैंक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे जो आपका चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने किसे अपना आइकन नियुक्त किया है? चुनाव आयोग से क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा ही जाएगा, ध्यान रखना। चाहे स्टैटिक क्वेश्चन पूछे, चाहे करंट से पूछे, ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग ने किससे अपना आइकन बनाया है, किस अभिनेता को आइकन नियुक्त किया है? तो ध्यान रखेंगे ये है पंकज त्रिपाठी। कौन है? पंकज त्रिपाठी को अपना क्या बनाया है? अपना आइकन बनाया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान ये चीजें रखनी है। अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है, बंधन बैंक के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये है आपके सौरव गांगुली, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ओमेरा डोर्स, ये जो कंपनी है, इसके जो बनाए गए, ये कौन बनाए गए? ये अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने 25वें बिलियर्ड्स विश्व खिताब को जीता है? यानी कि 25वां जो खिताब है विश्व बिलियर्ड्स का, ये किसने जीता? तो आपको मैं बता दूं, ये भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्नूकर खेलते हैं, बिलियर्ड्स खेलते हैं। तो ये कौन है? ये है पंकज आडवाणी। कौन है? पंकज आडवाणी, ध्यान रखना है। जीव मिल्खा जो है, ये किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। ये किससे हैं? ये गोल्फ से संबंधित है। ये जी मिल्खा किसके पुत्र हैं, किसके बेटे हैं? तो ध्यान रखेंगे जी मिल्खा मिल्खा सिंह के बेटे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये मिल्खा सिंह के बेटे हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपके प्रज्ञानंद हैं, ये क्या खेलते हैं? ये चेस यानी के शतरंज के खिलाड़ी हैं। किसके? शतरंज के खिलाड़ी हैं। डी गुकेश भी आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दोनों खिलाड़ियों का नाम आपको ध्यान रखना है। और किस खेल से संबंधित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। किसके? शतरंज के ये खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने किस शहर में इंडियन रोड शो का उद्घाटन किया है? हैदराबाद, नागपुर, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, रिसेंटली इन विच सिटी द यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज
इनोग्रेटेड द इंडियन रोड शो। तो ये इंडियन रोड शो, इसका जो आयोजन किया गया ये कहाँ पर किया गया, या इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। किसके द्वारा? हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, कौन है? ये है नितिन गडकरी जी। और इसका जो उद्घाटन हुआ ये कहाँ पर हुआ? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लखनऊ में हुआ। कहाँ पर? लखनऊ में, जो यूपी की राजधानी है। किसकी? उत्तर प्रदेश की ये राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। किसका? नवाबों का शहर भी इसे कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसका नवाबों का शहर, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, लखनऊ और नोएडा, दो सिटी का नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका लखनऊ और एक आपका नोएडा। ये दो ऐसे यूपी के शहर हैं जहां पर क्या किया गया था? जहां पर कमिश्नरी सिस्टम को लागू किया गया था। कौन सा? कमिश्नरी सिस्टम को यहाँ लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन दो ऐसे शहर थे जहां सबसे पहले कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था? तो ये है आपका लखनऊ और आपका क्या है? नोएडा। ये दोनों शहर आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची 35 फीट शिव की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के किस शहर में किया गया है? राजस्थान का कौन सा ऐसा शहर है जहां पर 35 फीट शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यह है सीकर, उदयपुर, श्री गंगानगर या नाथ द्वार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो रिसेंटली द वर्ल्ड टॉलेस्ट 35 फीट शिव स्टैचू विल बी अनलीव्ड इन विच ऑफ सिटी? राजस्थान। तो ध्यान रखेंगे, ये है नाथ द्वार। कौन सा है? नाथ द्वार। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अभी एक यूपी SSC पैट का एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया पैट में कि जो है व्हाइट सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? राजस्थान के किस शहर को व्हाइट सिटी कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, उदयपुर। उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट सिटी इसे कहा जाता है। ये आपके पैट 2022 का जो एग्जाम हुआ 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आया था, ध्यान रखना है। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे पिंक सिटी क्या है? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी कहा जाता है आपके जयपुर को। किसे? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका राजस्थान है, इसके जो सीएम है ये कौन है? राजस्थान के सीएम है आपके अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत, आपको ध्यान रखना है, अशोक गहलोत। यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल आपसे पूछ लिए जाए कौन है? तो ये है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, ये कहाँ पर किया गया? ये राजस्थान में किया गया। कहाँ पर? राजस्थान में ये किया गया। अनुप्रीत को जो कोचिंग योजना है, कौन सी? अनुप्रीत कोचिंग योजना, ये कहाँ पर लागू की गई? ये भी राजस्थान में लागू की गई। जो बच्चे आपके आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको सरकारी नौकरियों में बढ़ावा देने के लिए, उनकी तैयारी के लिए ये अनुप्रीत कोचिंग योजना शुरू की गई। कहाँ पर? ये की गई है आपके राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? रिसेंटली इन हुज नेम द कंट्रीज फर्स्ट मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर हैज बीन अनाउंस्ड? मधुबाला, नीता अंबानी, इंदिरा नूई या ऐश्वर्या राय बच्चन? तो ध्यान रखेंगे, ये किसके नाम पर खोला जाएगा? ये खोला जाएगा नीता अंबानी के नाम पर। ये कौन है? ये मुकेश अंबानी की वाइफ हैं। किसकी? मुकेश अंबानी की ये वाइफ है। रिलायंस इंडस्ट्री के जो ओनर हैं, एमडी हैं, सीईओ हैं, फाउंडर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनके जो ओनर हैं, वर्तमान के जो ओनर हैं, उनकी ये धर्म पत्नी है, आप ध्यान रखेंगे। और ये आपका क्या है? ये है बहुकला सांस्कृतिक केंद्र, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सांस्कृतिक केंद्र किसके नाम पर खोला जाएगा? नीता अंबानी के नाम पर ये
खोला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। किसके नाम पर? नीता अंबानी के नाम पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐश्वर्या राय बच्चन कौन है? ये भी एक अभिनेता हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। इंदिरा नूई एक बिजनेसमैन है, ठीक है ना। ये पेप्सिको में भारत की तरफ से पेप्सिको एक कंपनी है, उसमें ये सीईओ के रूप में, सीईओ के पद के रूप में कार्य कर चुकी है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में किस देश की टेलीकॉम कंपनी अपटस साइबर हमले की चपेट में आई है? इस कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना है, ये है अपटस, ठीक है ना। ये अपटस है, ये आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में खबरों में रही अपटस जो कंपनी है ये किस देश की है, तो आपसे पूछ लेगा ये कैसी कंपनी है, ये टेलीकॉम कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि टेलीकॉम कंपनी है, जैसे भारत में आपकी जियो हो गई, ठीक है ना, आपकी एयरटेल हो गई, ठीक है ना, एयरटेल है, आपका वोडाफोन आइडिया है, इसी तरीका से जैसे भारत की बीएसएनएल है, ऐसे ही ये अपटस कंपनी है, ये किस देश की कंपनी है जिस पर साइबर हमला हुआ है? कैसा हमला? साइबर अटैक इस पर हुआ है, तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। किस देश की कंपनी है? ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ वर्तमान में जो इसके पीएम है ये कौन है? ये है एंथनीज एल्बनीज। कौन है? एंथनीज एल्बनीज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा कि जो एंथनी एल्बनीज है ये किस देश के क्या हैं, किस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और भारत ने पिच ब्लैक, ध्यान रखना, पिच ब्लैक जो नामक युद्ध अभ्यास है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ये ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने पहली बार इसमें भाग लिया है। भारत ने पहली बार, फर्स्ट टाइम इसमें भाग लिया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आर्मी टू आर्मी वार्ता, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आर्मी टू आर्मी वार्ता का आयोजन कहां पर हुआ? ये देहरादून में हुआ। कहां पर? देहरादून, आर्मी टू आर्मी वार्ता। ये किस किस के बीच हुई? ये आर्मी टू आर्मी वार्ता ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आयोजित की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से जो अतिथि बने थे, अतिथि के रूप में जिसे बुलाया गया था, ये कौन थे? ये थे पूर्व क्रिकेटर कपिल देव। कौन थे? कपिल देव। आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये आप इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? जापान, इंग्लैंड, मिस्र या इजराइल? ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, प्रॉपर आपको अपने नोट्स बनाने हैं, एक एक चीज को आपको नोट डाउन करना है, लिखना है, तभी चीजें आपके समझ आएगी, बेहतर तरीके से आप उसे समझ पाएंगे। तो क्या है? रिसेंटली सीबी जॉर्ज, इनका नाम है क्या है? सीबी जॉर्ज हैज बीन अपॉइंट एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? जापान, इंग्लैंड, इजिप्ट या इजराइल? तो ध्यान रखेंगे, ये जापान में नियुक्त किए गए। क्या? जापान में भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त किए गए, ठीक है ना, एम्बेसडर नियुक्त किए गए। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे कभी पूछ लिया जाए या आपको किसी ने पूछ लिया जाए कि राजदूत और एम्बेसडर में क्या अंतर है, तो आप क्या जवाब देंगे? कि आप क्या बताएंगे कि जो देश, ध्यान से सुनना, जो देश कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, ठीक है ना, उन देशों में जो राजदूत हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें राजदूत कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो देश हैं जहां पर ये राजदूत नियुक्त किए जाते हैं उन्हें एम्बेसडर कहा जाता है, अम्बेडकर नहीं, एम्बेसडर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो देश ब्रिटेन के उपनिवेश रहे वहां पर राजदूत नियुक्त होते हैं, इसके अलावा एम्बेसडर नियुक्त होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो राजदूत है ये कौन है? ये हैं आपके सीबी जॉर्ज। कहां पर? जापान में हुए। अगर मैं जापान की बात करूं तो इसके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, इनकी जो मृत्यु हुई कैसे हुई? गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे यहाँ की जो राजधानी है ये है टोक्यो, जहां पर क्या हुआ था? क्वाड देशों का सम्मेलन हुआ था। एक क्वाड संगठन है जिसमें चार सदस्य शामिल हैं। कौन कौन से? इसमें अमेरिका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, अमेरिका है इसमें,
इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, भारत है और आपका जापान है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं वर्तमान यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करूं तो वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है आपके फूमियो कसीदो। फूमियो कसीदो ध्यान रखना कौन है, फूमियो कसीदो। इंपॉर्टेंट है, किसी दो भी कहीं पर आपको लिखा मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, डाइट यहाँ की संसद को कहा जाता है, क्या, डाइट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा 3 मानव रहित हथियार बंद नावों का परीक्षण कहां पर किया। जो नाव होती हैं ये हथियार बंद हैं और मानव रहित हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कैसी है, मानव रहित हैं। किसने इसे विकसित किया, डीआरडीओ के द्वारा इसको क्या किया गया, इसको विकसित किया गया और इसका प्रशिक्षण किया गया। कहां पर किया गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कलकत्ता या महाराष्ट्र। Where has DRDO recently test fired 3 unnamed वेपन बोट्स, यानी कि जो नाव हैं ये मानव रहित हैं लेकिन हथियार बंद हैं। तो ये कहाँ पर इनका वो किया गया, ये महाराष्ट्र में किया गया, आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, एकनाथ शिंदे, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एकनाथ शिंदे। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे कौन थे, वो थे आपके उद्धव ठाकरे, ठीक है ना। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे यहाँ के एक व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है जिसे कहते हैं राहुल नार्वेकर। क्या कहते हैं, राहुल नार्वेकर। ये विधानसभा के क्या हैं, सबसे युवा अध्यक्ष हैं। यहाँ की जो विधानसभा है इसके सबसे युवा अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो महाराष्ट्र है इसकी राजधानी है मुंबई, आपको ध्यान रखना है, मुंबई इसकी राजधानी है, मुंबई इसकी राजधानी है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि मुंबई में चाहबार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कौन सा आयोजन, चाहबार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो चाहबार है इसका जो मीनिंग है ये क्या है, चाहबार एक बंदरगाह है, बंदरगाह है। कहाँ पर है, ये ईरान में है, ईरान में है। तो हम इसका जो सम्मेलन है क्यों मना रहे हैं, क्योंकि भारत इसको विकसित कर रहा है, ठीक है ना, चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते से ही भारत का जो व्यापार चलता है उस पर निर्भरता कम करने के लिए ये जो है चाबहार बंदरगाह ये भारत सरकार के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, दोनों के सहयोग से, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के अलावा एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, जो ग्वादर बंदरगाह है, कौन सा, ग्वादर बंदरगाह, दोनों ध्यान रखना है। ग्वादर बंदरगाह ये किस देश का बंदरगाह, ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये पाकिस्तान का बंदरगाह है। किसका, पाकिस्तान का ये बंदरगाह है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय सहकारिता व गृह मंत्री अमित शाह ने किस केंद्र शासित प्रदेश के पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। अभी घोषणा की है, फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। रिसेंटली यूनियन कोऑपरेटिव एंड होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनाउंस्ड टू गिव एसटी स्टेटस टू द हेल पीपल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। तो कौन से यूनियन टेरिटरी के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं जिन्हें एसटी का दर्जा दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या अंडमान निकोबार। तो ध्यान रखना ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिन्हें एसटी का दर्जा दिया जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये जो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये राष्ट्रपति के पास होता है। बहरहाल आप देख पा रहे होंगे कि आप जो घोषणा की किसने की, ये अमित शाह जी ने की, लेकिन इसका जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा ये हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा लिया जाएगा। अभी इन्होंने घोषणा की है, ये फाइनल नहीं है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो इसकी राजधानी है श्रीनगर। क्या है, श्रीनगर इसकी राजधानी है। इसके वर्तमान में जो राज्यपाल हैं जिन्हें उपराज्यपाल बोला जाता है ये कौन है, ये है मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा, याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आप ध्यान रखेंगे वो क्या है,
वो ये है कि ये जो एक जम्मू कश्मीर था, पहले एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर, ठीक है ना, कब डेट आप ध्यान रखेंगे, 31 अक्टूबर 2019, ये डेट आपको नहीं भूलनी। 2019 में इसके दो क्षेत्र बना दिए गए, दो यूटी बना दिए गए, एक हुआ लद्दाख और एक है आपका जम्मू कश्मीर। तो इन्हें दो यूटी के रूप में कब परिवर्तित किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 में। और 31 अक्टूबर को हम किस रूप में मनाते हैं, एकता दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों के बुनियादी, ये बुनियादी नहीं, ये बुनियादी है, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। बिहार, झारखंड, पंजाब या उत्तर प्रदेश। रिसेंटली नाबार्ड हैज अप्रूव्ड रेट जो रुपीज हैं 22 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रूरल स्कूल्स ऑफ विच स्टेट। तो ध्यान रखेंगे ये पंजाब के द्वारा, सॉरी पंजाब राज्य को ये इन्होंने क्या दी है, सहायता प्रदान की है, ऋण की मंजूरी प्रदान की है कि आप अपने यहाँ पर जो स्कूल हैं इनके बुनियादी ढांचे को क्या कीजिएगा, विकसित कीजिएगा, निर्माण कीजिएगा। अब बुनियादी ढांचे से मतलब क्या है कि बेसिक चीजें यहाँ पर होनी चाहिए, जैसे बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पर बोर्ड वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, उनकी सुविधा के लिए पानी की सुविधा होनी चाहिए, उनके खान पीन के लिए मिड डे मील जैसी योजनाएं जो हैं उनके लिए राशन उपलब्ध होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, ठीक है ना, समय पर सारी चीजें उनकी होनी चाहिए। तो इस चीज को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार को 222 करोड़ रुपए दिए गए, किसके द्वारा, नाबार्ड एक संस्था है, इसके द्वारा ये दिया गया है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थापना कब हुई, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, भगवत मान। कौन है, भगवत मान। किस पार्टी से हैं अगर ये पूछ लिया जाए तो ये आप पार्टी से हैं। कौन सी, आप पार्टी से हैं, आपको ध्यान रखना है। इसकी जो राजधानी है क्या है, ये है आपकी चंडीगढ़, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और इसे पंजाब को 5 नदियों का शहर भी, और सॉरी राज्य कहा जाता है, ठीक है ना, 5 नदियों का राज्य। 5 नदियों का राज्य किसे कहा जाता है, तो ये पंजाब को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ठीक है ना। इसका जो सबसे फेमस शहरों में अमृतसर है, जहां पर गोल्डन टेम्पल है, ये भी आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो ये आप चीजें आप ध्यान रखेंगे। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से ज्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, सीरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान या नेपाल। अब ये जो स्थापित हुए ये आंतरिक रूप से हुए, आंतरिक रूप से का मतलब यहाँ पर हुआ कि ये एक स्थान से दूसरी स्थान पर पहुंचे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई देश है, ठीक है ना, ये कोई सॉरी ये कोई देश है, किसी कारणवश यहाँ जो लोग रहते थे ये यहाँ से स्थापित होकर यहाँ पर अपना निवास बना लेते हैं, तो इसे आंतरिक विस्थापन कहा जाता है। ये आंतरिक विस्थापन किस देश में हुआ ये आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका म्यांमार में हुआ। कहाँ पर, म्यांमार में हुआ। और किसने ये रिपोर्ट जारी की, तो यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट जारी की। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, बच्चों के लिए काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिसेफ, यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जिस बच्चे को नहीं पता वो लिख सकता है यूनाइटेड नेशन, लिखते जाइएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये बच्चों के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। म्यांमार की राजधानी है नेपिडाओ, नेपिडाओ इसकी राजधानी है, आप ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में यहाँ पर सेना शासन है, कैसा शासन है, सेना का शासन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सेना का शासन किस देश में लागू है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये कहाँ पर है, ये म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है।
8 अक्टूबर में, 9 अक्टूबर में, 10 अक्टूबर में या 11 अक्टूबर में? तो ध्यान रखना है, जो आपका भारतीय विदेश सेवा दिवस है ये मनाया जाता है आपका 9 अक्टूबर में। अब ये भारतीय विदेश सेवा क्या है, आपने देखा होगा आपकी भारतीय विदेश सेवा जो है इसमें जो यूपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें रैंक के हिसाब से क्या किया जाता है, रैंक के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से जो है आपकी जो सेवाएं हैं उनका वितरण किया जाता है। जैसे सबसे अच्छे जो मार्क्स लाते हैं उन्हें आईएएस बनाया जाता है, ठीक है ना, जो उससे कम है वो आईपीएस, फिर आपके आईएफएस, ठीक है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और एक होती है इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो ये एक परीक्षा को पास करने के बाद ही वह विदेश में सेवाएं देते हैं, राजदूत बनते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, सॉरी एम्बेसडर बनते हैं। तो ये दिवस है ये 9 अक्टूबर में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, डेज से आपके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैट के एग्जाम में आपका पूछा गया था कि 1 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। 28 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए, हाल ही में खबरों में रहा विलियम पिंक स्टार किससे संबंधित है? आकाशगंगा से, हीरे से, उपग्रह से या प्रजाति से? विलियम पिंक स्टार हु वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जो विलियम पिंक स्टार है ये आपके हीरे से संबंधित है। किससे? हीरे से ये संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। आपसे बस इतना पूछ लेगा कि हाल ही में खबरों में रहा विलियम पिंक स्टार, इसका नाम रखा गया, ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपके हीरे से, डायमंड से, ठीक है ना, डायमंड से ये रिलेटेड है। चलिए, हाल ही में तूफान जूलिया कहां पर आया है? जो तूफान है इसका नाम आपको नहीं भूलना, इसका नाम है तूफान जूलिया। ये कहां पर आया? दक्षिण एशिया में, अफ्रीका में, मध्य अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। वेयर हैज हुरिकेन, ठीक है ना, हुरिकेन जूलिया कम रिसेंटली? तो ध्यान रखेंगे, ये सेंट्रल अमेरिका में आया है। कहां पर? मध्य अमेरिका में ये आया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, मध्य अमेरिका में आया है। इसका नाम आपको नहीं भूलना। जैसे एक तूफान आया था, तूफान असानी, कौन सा? तूफान असानी। अगर पूछ लिया जाए कि तूफान असानी कहां पर आया, तो ध्यान रखेंगे ये बंगाल की खाड़ी में आया था। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में ये आया था, ये आप ध्यान रखेंगे। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए कि आसानी नाम इसे किसने दिया, तो श्रीलंका के द्वारा इसे आसानी नाम दिया गया था, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है विनाशकारी। क्या मतलब होता है? विनाशकारी। आपको ध्यान रखना है, जो ये चक्रवात होते हैं, तूफान होते हैं, तूफान को चक्रवात भी कहा जाता है। समुद्री जो तूफान होते हैं उन्हें चक्रवात भी कहते हैं, ये आप बात आपको नहीं भूलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये कहाँ पर आया? ये जूलिया, आपको ध्यान रखना है, ये मध्य अमेरिका में आया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अमेरिका इसमें चपेट में है। चलिए, हाल ही में किस संगठन ने स्टेड फास्ट नून परमाणु अभ्यास करने की घोषणा की है? इसका नाम है स्टेड फास्ट नून, स्टेड फास्ट नून, ध्यान रखना, स्टेड फास्ट नून परमाणु अभ्यास जो करने की घोषणा की है, इनमें से किस संगठन ने की है? नाटो ने, G20 ने, ब्रिक्स ने या G7 ने? ध्यान रखेंगे, ये नाटो ने की है। किसने? नाटो ने की है। नाटो का मतलब ये नहीं होता कि बोने व्यक्ति इसमें शामिल हैं, ये बोनों का संगठन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाटो का मतलब होता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आप इसे लिख सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जिसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1948 में। और जिसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये बेल्जियम में है। कहाँ पर? बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये पूछ लिया जाए कि बेल्जियम कहाँ है, तो बेल्जियम जो है आपकी बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रुसेल्स की ये राजधानी है। किसकी? ब्रुसेल्स एक देश है जिसकी ये राजधानी है।
बेल्जियम यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो इसने क्या किया है, इस देश ने इन देशों में जो इसके करंट सदस्य देश हैं उन्होंने परमाणु अभ्यास करने की घोषणा की है। अभी ये नहीं कंफर्म है ये करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अभी इन्होंने अभी ऑफिशियली घोषणा की है कि हम इस तरह का युद्ध अभ्यास करने वाले हैं, क्योंकि ये रशिया को काउंटर करना चाहते हैं। किसे? रूस को ये काउंटर करना चाहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं G20 की बात करूं तो G20 की इस बार जो सम्मेलन हुआ ये कहां पर हुआ? ये इंडोनेशिया में इसका सम्मेलन हुआ है। और आप ध्यान रखेंगे 2022 का सम्मेलन कहां पर हुआ? ये इंडोनेशिया में हुआ। अगर पूछ लिया जाए, एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि 2023 में G20 देशों का सम्मेलन कहां पर होगा? G20 देशों का सम्मेलन ये होगा आपके भारत में। कहां पर? भारत में। जो 2023 G20 सम्मेलन है ये यहाँ पर होने वाले हैं, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। और G20 से अगर सम्मेलन के लिए जो इसके शेरपा बनाए गए ये अमिताभ कांत को बनाया गया है। किसे? जो नीति आयोग के CEO रह चुके हैं अमिताभ कांत, इनको इसका शेरपा बनाया गया है। अब ये शेरपा शब्द क्या है? शेरपा का अर्थ होता है गाइड करने वाला। क्या करने वाला? गाइड करने वाला इसका अर्थ होता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ होता है गाइड करने वाला। चलिए, तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको एक बार चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है, लिखना है, प्रॉपर अपने नोट्स बनाएं। बिना नोट्स के आपकी चीज़ें ये याद नहीं रहने वाली जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है ना। तो एक बार आप बड़े ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, ठीक है ना। हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में जो ओमेरा डोट्स है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो ये अमिताभ बच्चन को बनाया गया, ठीक है ना। 25वें बिलियर्ड्स इस किताब किसने जीता? ये जीता पंकज आडवाणी ने। और आपका केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने किस शहर में इंडियन रोड शो किया? तो ये उद्घाटन किया लखनऊ में, जो यूपी की राजधानी है। 35 फीट शिव की जो प्रतिमा है इसका अनावरण राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नाथ द्वार में, ठीक है ना। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे बहुकला सांस्कृतिक केंद्र का जो खोला जाएगा ये किसके नाम पर? नीता अंबानी के। आप सभी जानते हैं नीता अंबानी को। अपटस जो है ये किस देश की क्या है? किस देश की टेलीकॉम कंपनी है? तो ये अपटस है ऑस्ट्रेलिया की। अपटस नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। CB जॉर्ज किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए? तो जापान में ये भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। CB जॉर्ज। DRDO द्वारा मानव रहित हथियारबंद नावों का परीक्षण कहां पर किया गया? महाराष्ट्र में यह परीक्षण किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री जो है हमारे, इन्होंने किस केंद्र शासित प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को ST का दर्जा देने की बात की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ST का दर्जा देने की घोषणा की गई है। नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 222 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये है आपका पंजाब के जो क्षेत्र है, पंजाब के जो स्कूल हैं उनको ये घोषणा की है। नेक्स्ट आपका यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से ज़्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए? तो ध्यान रखना यूनिसेफ ने जो रिपोर्ट जारी की इसमें म्यांमार के जो आंतरिक लोग हैं ये विस्थापित हुए हैं। ये मजबूरी या कुछ भी हो सकती है, परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन ये इतने लोग विस्थापित हुए हैं। भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा विलियम पिंक स्टार किससे संबंधित है? तो ये हीरा है जिसका नाम है विलियम पिंक स्टार, ठीक है ना। कौन सा? विलियम पिंक स्टार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तूफान जूलिया कहां पर आया? तो मध्य अमेरिका जो है यहाँ पर ये तूफान जूलिया आया है। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट फोर्स फास्ट ने नून परमाणु अभ्यास करने की घोषणा की है? तो नाटो के द्वारा ये घोषणा की गई है। नाटो के बारे में मैंने आपको भी बताया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जिसका उद्घाटन जिसकी स्थापना कब हुई? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ जो भी तैयारी वनडे एग्जाम की करते हैं आप क्लास को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को लाइक करेंगे,
यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जो आप लाइक और शेयर करते हैं। अब कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, बताने हैं, एक बार बताने की आप कोशिश करेंगे कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। जो सिक्किम राज्य है इसका भारत में विलय किसने किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, चार ऑप्शन आपस में दिए हैं, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हॉकलैंड। तो ध्यान रखेंगे सिक्किम जो राज्य है ये भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा, ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भारत का 22वां राज्य बना था। कब? 1975 में। ये आप ध्यान रखना, कब बना था? 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारत में शामिल किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। ये हुई कुछ पॉलिटी की बात जो आपको पता होनी चाहिए। अगर बात कर ली जाए कि सिक्किम भारत में विलय कब हुआ, तो ये किसने किया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसे विलय किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी का अगर मैं कार्यकाल की आपकी बात करूं तो 1948 से 1956 तक ये भारत के गवर्नर रहे थे। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जस्ट इसके एक साल बाद अगर मैं 1857 की बात करूं तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग, जिनके समय में एक सैनिक विद्रोह हुआ जिसे 1857 की क्रांति कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन है, अगर पूछ लिया जाए कि जो बंगाल है इसके पहले गवर्नर कौन है, ठीक है ना, बंगाल के पहले गवर्नर आपसे पूछ लिया जाए या आपसे पूछ लिया जाए कि कंपनी के पहले गवर्नर कौन है, तो ये है रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर बंगाल के पूछ लिया जाए तो वॉरेन हेस्टिंग। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति का जनक भी कहा जाता है। कौन सा? हड़प नीति का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है ना। किसके शासनकाल में रेल का जो है रेल चलाई गई पहली बार भारत में? तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में ही चलाई गई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? जो भारत के संविधान में विधानसभाओं का निर्वाचन करता है, ये कौन करता है? अनुच्छेद 170, 76, 78 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, विधानसभाओं का जो निर्वाचन है ये अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। जैसे केंद्र स्तर पर, अगर मैं आपको केंद्र स्तर पर बात करूं तो दो सदन होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा, एक है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा। ठीक है ना। दो सदनीय व्यवस्था भारत में लागू है, एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा। ऐसे ही आपके राज्य स्तर पर विधानसभा होती है जिसे विधान मंडल कहते हैं। इसके भी दो सदन होते हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है, पहले को विधान सभा कहते हैं और दूसरे को विधान परिषद कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? विधान परिषद कहते हैं। अगर मैं इनकी तुलना की बात करूं तो आप इन्हें कैसे याद रख सकते हैं? अगर लोकसभा विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा लोकसभा के समान है। अगर विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद जो है ये राज्यसभा के समान है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। विधान परिषद जो है ये राज्यसभा के समान है, ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि दो सदन है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद है। तो टोटल अगर संख्या आपको ध्यान रखनी है तो टोटल भारत में मात्र 6 स्टेट वर्तमान में ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। ये आप ध्यान रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे एक क्वेश्चंस में यहाँ पर पुटअप करता हूं, तो इन 6 स्टेट्स का नाम आपको बताना है। ये जो 6 स्टेट्स हैं इनका नाम एक बार आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये 6 स्टेट्स जो हैं ये कौन कौन से हैं। चलिए, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु है, इसकी सेवानिवृत्ति जो होती है, कितनी आयु तक ये अपने पद पर बना रहता है, ये आपसे पूछ रहा है। एट वाज एज डू सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर? तो ध्यान रखना, 60, 62, 64 या 65। जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनकी जो आयु सीमा है ये 65 वर्ष होती है। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना। कुछ आयु सीमा है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय की मैं बात कर रहा हूँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु सीमा है रिटायर की, सेवानिवृत्ति की, वो 62 वर्ष है। कितनी है? 62 वर्ष है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली जाए तो ये है आपका कितना? ये है आपका 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष है। ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये है आपकी हाई कोर्ट और ये है आपकी सुप्रीम कोर्ट, दोनों का आपको ध्यान रखना ही होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे इस तरह के एज से भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे पूछ लिया जाए कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनकी जो आयु सीमा है ये कितनी होती है? सॉरी, तो ये 25 वर्ष जिसकी आयु होती है वो लोकसभा सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होता है। अगर यहीं पर राज्यसभा की बात की जाए, ठीक है ना, राज्यसभा जिसे वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, इसमें जो आयु सीमा है ये कितनी है? ये 35 वर्ष है। यहीं पर अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु सीमा है ये कितनी होनी चाहिए? ये 35 वर्ष होनी चाहिए। और साथ ही आपको ध्यान रखना है राज्यपाल के लिए भी आपको 35 वर्ष ही चाहिए। कितनी? 35 वर्ष ही चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी आपको क्या चाहिए? 35 ही चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और वोट डालने की जो एज है ये कितनी है? ये 18 होनी चाहिए। कितनी? 18 वर्ष के होने के बाद अपनी वोट का प्रयोग आप कर सकते हैं। वोट एक वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। इसे राजनीतिक अधिकार आप अपना बोल सकते हैं। कैसा? राजनीतिक अधिकार। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? सती प्रथा जो है एक प्रथा थी, इसका जो अंत किया किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो ध्यान रखेंगे, जो सती प्रथा का अंत किया ये किसने किया? ये किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका रीजन ये है कि अब इनसे पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। किसका? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने भारत में अपना विस्तार स्थापित किया, जिसके चलते इन्हें क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये पहले व्यक्ति थे और अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल। दो क्वेश्चन यहाँ से आपके पुटअप होंगे। पहला बनेगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिंग। और ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है ब्रिटिश भारत के? तो ये भी विलियम बेंटिंग थे। और ये आप ध्यान रखेंगे 1829 में ये कानून लेके आए थे, जो आपको ध्यान रखना है सती प्रथा के अंत के लिए। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि सती प्रथा के अंत में भारत के किस बुद्धिजीवी ने इनका सहयोग किया था? तो आपको ध्यान रखना है वो है राजा राम मोहन रॉय। कौन है? राजा राम मोहन रॉय, नाम भूलना नहीं है, राजा राम मोहन रॉय। इसके सहयोग से इन्होंने सती प्रथा को क्या किया था? समाप्त करने की शुरुआत की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सती प्रथा क्या है अगर पूछ लिया जाए, जिन महिलाओं के जो पति थे वो मर जाते थे, जब उन्हें देह संस्कार के लिए भेजा जाता था तो वो भी उनकी चिता में जलकर अपने आप को सती कर लेती थी। इसे ही सती प्रथा कहा जाता है। चलिए, भारत में भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, पूर्ण निर्णय तथा परिपटियों पर। यानी कि जब आप जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो इनमें से किस पर वो आधारित है? जो आपका जुडिशियल रिव्यू होता है ये किस पर आधारित होता है? आपके विधि सम्मत शासन पर, रूल ऑफ लॉ पर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर, प्रोड्यूस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
प्रोड्यूस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या ऑन पास्ट डिसीजन एंड कन्वेंशंस। तो ध्यान रखेंगे ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आपका जुडिशियल रिव्यू होता है। किस पर? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ये हमने कहां से ग्रहण किया? ये विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ग्रहण किया है, ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है जो आपका न्यायिक पुनरीक्षण है या जिसे आप जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमने कहां से ग्रहण किया? ये हमने यूएसए से ग्रहण किया है। कहां से? यूएसए से इसे हमने ग्रहण किया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमने कहां से ग्रहण किया है। चलिए, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी ट्रिपल एससी पैट में। कौन से में? यूपी ट्रिपल एससी पैट में। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि कौन से शिफ्ट में है, ठीक है ना, कौन से शिफ्ट में है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2022 का जो पैट का आपका एग्जाम हुआ है इसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ पर है? ये आपके असम में है। माजुली द्वीप ये सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप इसे कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं असम की बात करूं तो असम में कौन कौन सा? काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क है, आपका मानस नेशनल पार्क है। कौन सा? मानस नेशनल पार्क है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर बिहू नृत्य होता है। कौन सा? बिहू एक होता है कटी बिहू। कटी बिहू ये फसलों की जब कटाई होती है उस पर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अबुबाची मेला, अबुबाची मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये भी आपका असम में ही आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है ना, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, दचिगम वन्यजीव अभ्यारण्य या हजारीबाग नेशनल पार्क। जो ध्यान रखेंगे ये है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे अब वर्तमान में क्या कहा जाता है? जिम कॉर्बेट, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। कौन सा? हेली नेशनल पार्क, इसे पहले हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पर स्थित है? ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। 1932 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपके नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या मोतीलाल नेहरू को जब 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ तो इसमें किसे चुना गया? तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद शौकत अली को इसमें क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब? 1919 में ये आपका सम्मेलन हुआ जिसमें मौलाना शौकत अली को इसका अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना, इसका अध्यक्ष चुना गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। 1919 की जो डेट है ये 13 अप्रैल 1919 की डेट आपको नहीं भूलनी, क्योंकि इस दिन इसे काला कानून कहा जाता है। कौन सा कानून? काला कानून, काला दिन भी इसे बोला जाता है, काला दिवस भी इसे बोला जाता है, ब्लैक डे इसे बोला जाता है, क्योंकि इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड इस दिन हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए,
कौशल विकास योजना बढ़ाती है मानव पूंजी को, भौतिक पूंजी को, स्थिर पूंजी को या कार्यशील पूंजी को। जो कौशल विकास योजना है, ठीक है ना, ये किसको बढ़ाती है? अगर आपका कौशल अच्छा है, आपकी स्किल अच्छी है, तो आप किस में काउंट किए जाएंगे, ये आपसे पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, मान के चलिएगा कोई XYZ व्यक्ति है, इनका कौशल अच्छा है, यानी कि इनके पास स्किल अच्छी है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि पार्टिकुलर क्षेत्र में ही हो, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। तो ये मानव पूंजी होगी, भौतिक पूंजी होगी, स्थिर पूंजी होगी या कार्यशील पूंजी होगी। तो आप ध्यान रखेंगे ये क्या होगी, ये मानव पूंजी होगी, यानी कि ह्यूमन कैपिटल होगी। ये क्या होगी, ये ह्यूमन कैपिटल होगी, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। ह्यूमन कैपिटल, बिल्कुल। चलिए, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, स्वयं राष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्रिमंडल। यानी कि आपके जो राष्ट्रपति हैं, जब ये भाषण देते हैं संसद में, तो इनके लिए जो भाषण है ये कौन तैयार करता है? राज्यसभा के सभापति करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, स्वयं राष्ट्रपति करेंगे या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो ध्यान रखना, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है, कैबिनेट जो होती है, कैबिनेट जो होती है, ये इनके लिए क्या करती है, भाषण को तैयार करती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कैबिनेट ही इनके लिए भाषण जो है तैयार करेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर और स्टैटिक के क्वेश्चन। आपको सेशन कैसा लगा एक बार आप जरूर बताएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, जो आपके मित्र हैं, भाई हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, SSC GD का जो आपका बैच है, ये फौजी बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, ये आपका स्टार्ट हो चुका है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको जो है कंप्लीट वीडियो कोर्स इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, विद क्लास नोट्स आपको इसमें दिए जाएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ये तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। डाउट सेशन की इसमें आपको क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, आपका इसमें जो ऑफर है, ये इसमें आपको ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है, मात्र 299 रुपये में ये आपको दिया जा रहा है, और ये आपके 30 अक्टूबर तक वैलिड है। अगर आप इसको 30 अक्टूबर तक परचेज करते हैं, जो एनरोल इसमें होते हैं, तो आपको इसमें 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये मात्र 250 रुपये में आपको ये प्रदान किया जा रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, आपका जो अभी दिवाली और छठ के उपलक्ष्य में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स दिए जा रहे हैं, बम्पर डिस्काउंट आपको इसमें दिया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। CGL का जो बैच है, इस पर आपको ऑफर दिया जा रहा है, ये पहले मात्र 999 रुपये में था, जिसे घटाकर दिवाली के उपलक्ष्य में कितना कर दिया गया है, मात्र 600 रुपये कर दिया गया है। इसी तरीका से आपका जो SSC CHSL होता है, इसमें इसे घटाकर आपका 350 रुपये कर दिया गया। SSC GD वाला मैंने आपको अभी बताया है, जो कितना कर दिया, मात्र 250। MTS भी 299 रुपये कर दिया गया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका जो पहला बैच था, ये स्टार्ट हुआ, जो हुआ किया गया था, ये आपका समाप्त हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो मात्र 399 रुपये में इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। नया बैच भी आपका स्टार्ट होने वाला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ठीक है ना, लाइव क्लास नहीं मिलेगी क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपकी जो क्लासेस है, सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है 6 बजे, 9 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, 11 बजे GK GS की क्लास होती है, 2 बजे हिंदी की, 4 बजे रीजनिंग की और 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है अजय सर के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किसी भी क्लास की PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से SSC मेकर का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर फ्री PDF का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, यहाँ से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, आपको SSC मेकर का जो YouTube चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये था आज का क्लास। एक बार सभी बच्चे जरूर क्लास को
जोरदार तरीके से सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मिलते हैं 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में सुबह 6 बजे। ठीक है ना, तो एक बार सभी बच्चे बड़े ध्यान से चीज़ों को समझते हुए, ठीक है ना, नोट्स आप अपने प्रॉपर बनाइएगा। तो मिलते हैं नई क्लास में, नेक्स्ट दिन नई क्लास के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।